गुड मॉर्निंग टू ऑल। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने सल्तनत पीरियड का ममलूक डायनेस्टी, खलजी डायनेस्टी, इसको फिनिश करने के बाद फिर हम लोगों ने बात किया था तुगलक डायनेस्टी के बारे में। खलजी डायनेस्टी का जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे खास जो रूलर जो था उसके बारे में हम लोगों ने बताया था और हम लोगों ने जानने की कोशिश की थी कि वह था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में मैंने आप लोगों को यह भी बताया था कि इसका पीरियड जो था 1296 से लेकर के 1316 ईस्वी तक था। जस्ट 4 साल के बाद जो है वह तुगलक डायनेस्टी की बुनियाद डाली जाती है। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर 1296 से 1316 और यहाँ पर तुगलक डायनेस्टी जो है वह इसके फाउंडर जो थे वह गयासुद्दीन तुगलक, जिन्होंने जो है वह 1320 ईस्वी में तुगलक डायनेस्टी की स्थापना की थी। सवाल यह है कि आखिर 4 साल के बीच जो है वह कौन यहाँ पे जो है वो शासक हुए। यहाँ पर बता दूं कि अलाउद्दीन खिलजी के बाद मुबारक शाह होते हैं। कहते अलाउद्दीन खिलजी के आफ्टर जो है वह मुबारक शाह। मुबारक शाह ये जो है बिल्कुल कमजोर थे, अयोग्य थे और इनकी कमजोरी का फायदा उठा करके तुगलक डायनेस्टी के शासक, जिनका नाम जो था क्या कहते हैं गयासुद्दीन तुगलक, इन्होंने जो है खलजी डायनेस्टी की स्थापना की थी। गयासुद्दीन तुगलक। पीरियड इसका कब से कब तक है? 1320 से लेकर के 1325 ईस्वी तक 5 साल तक इन्होंने हुकूमत की थी। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने खलजी डायनेस्टी के बारे में ये भी जानने की कोशिश की थी कि अलाउद्दीन खिलजी जो था वह अपने चचा जलालुद्दीन खिलजी को मार करके और तख्त-ओ-ताज का वारिस हुआ था, दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। जस्ट इसी तरह से गयासुद्दीन तुगलक का जो बेटा था जिसका नाम जो है वह जूना खां। जूना खां ही जो है वह मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जो है वह दिल्ली के तख्त पर बैठा था। इसका पीरियड जो है वह 1325 से लेकर के 1351 ईस्वी तक था। 1325 से लेकर के 1351 ईस्वी तक ये भी अपने बाप का हत्यारा था। अपने पिता को मारने के बाद 1325 ईस्वी में ये दिल्ली का के तख्त पर बैठा था। पहला नाम इसका प्राइमरी स्टेज में लिया जाए जिसका नाम जो है जूना खां था, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि यह बहुत बड़ा स्कॉलर था। यह अरबी, संस्कृत, मैथमेटिक्स इत्यादि का बहुत बड़ा जो है वो प्रकांड विद्वान था। इससे लॉजिक करने में, इससे कन्वर्सेशन करने में बड़े बड़े जो है स्कॉलर्स भी जो है डरा करते थे, लेकिन फिर भी इन सब के बावजूद भी यह बहुत बड़ा जो है वह फेल्योर बादशाह साबित हुआ था। यानी एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में यह फेल्योर था। वैसे इसकी मजबूती तो थी, बहुत बड़ा यह ताकतवर बादशाह था, इसमें कोई शक नहीं है। 1325 से लेकर के 1351 ईस्वी तक पूरे 26 साल तक जो है वह हिंदुस्तान के सत्ता का बागडोर इसे संभाल कर रखा था। लेकिन इसने कुछ ऐसे काम कर दिए थे जिसको कि इंडियन हिस्टोरियन ने इसको जो है वह हाफ माइंडेड बादशाह कहा है, यानी आधा पागल बादशाह कहा है। तो कौन से ऐसे उसके जो है वो काम थे? 2-3 इसने ऐसे काम कर दिए थे जिससे कि दुनिया इनको जो है वो हाफ माइंडेड बादशाह के नाम से जानती है। सबसे पहला इन्होंने ये काम किया था कि उस वक्त चलने वाले जो कॉइन्स जो थे, इस कॉइन्स में इसने जो है वह चेंज किया था। सिक्के जो चलने वाले जो थे, कहा जाता है कि इस मोहम्मद बिन तुगलक यानी जूना खां को सिक्का ढालने वाले बादशाह के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले इसने ये तय कर दिया था कि चांदी का सिक्का, फिर तांबे का सिक्का यानी कॉपर कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स और फिर गोल्ड कॉइन्स, तरह तरह के इसने सिक्के जो है ढालने शुरू किए थे। दूसरा इसका ये मामला था कि इसने पूरे अपने पब्लिक को ये आम कर दिया था, लोगों के सामने ये क्लियर कर दिया था कि हमारे देश में रहने वाले जो कोई भी जो लोग हैं वो अपने अपने घरों में टकसाल खोल लें, यानी सिक्का ढाल सकते हैं। नतीजा क्या था? आज की तारीख में अगर हमारी सरकार अगर ये
कि हमारे देश के जो कोई भी लोग, ऑल इंडिया के जो कोई भी लोग हैं, वो अपने अपने घरों में सिक्का ढालना शुरू कर दें या करेंसी छापना शुरू कर दें, तो क्या हमारे भारत सरकार की जो करेंसी है उसका वैल्यू जो है वह सेम रहने पाएगा? नहीं होगा। जस्ट इसी तरह से इसके पीरियड में ऐसा ही हुआ था, क्योंकि इसने सिक्का ढालने का जब ऑर्डर लोगों को कर दिया था तो लोग जो है वह सरेआम तांबे का सिक्का ढालना शुरू किए थे। नतीजा ये था कि बादशाह मोहम्मद बिन तुगलक के सिक्के का वैल्यू जो है वह डाउन हो गया। जाहिर सी बात है, सबके पास पैसा होगा, सबके पास धन होगा, सबके पास सिक्के होंगे, नतीजा ये है कि इसके सिक्के की कीमत जो है वह घटनी शुरू हो गई थी। लास्ट स्टेज में इसने फिर ये दोबारा फैसला लेता है कि अब हमारे देश में जो कोई भी जो लोग हैं, जिन लोगों के पास जो बिल्कुल जो है वह स्टॉक में जो सिक्के जो मौजूद हैं, वो सारे का सारा लेकर के और रॉयल ट्रेजरी में आकर के जमा करें और बदले में जो है वह गोल्डन कॉइन्स जो है वो प्राप्त करें, सोने का सिक्का प्राप्त करें और कॉपर कॉइन्स जो है वो आकर के जमा कर दें। इसने ये फैसला किया था। हिस्टोरियन जलालुद्दीन बर्मी लिखते हैं कि जब बादशाह ने ये ऐलान कर दिया था तो सरेआम चारों तरफ से, देश के हर तरफ से, कोने कोने से लोग जो है वह दौड़ रहे थे दिल्ली की तरफ। और दिल्ली में जितने जो लोग थे सबने अपने अपने तांबे का सिक्का ला करके और गवर्नमेंट के ट्रेजरी में जमा करना शुरू कर दिया और दिल्ली में एक बहुत बड़ा अंबार सिक्के का जो है वो पहाड़ खड़ा हो चुका था। इस तरह से यह अपने आप में जो है वह सिक्का ढालने में फेल साबित हुआ था। नो डाउट इसने जो है वह सिक्का ढालने की कोशिश की, तरह तरह के सिक्के तो ढाले, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसका जो लिया गया जो स्टेप जो था वह गलत था। दूसरा इसने ये काम किया था कि इसने राजधानी का ट्रांसफर किया था। दिल्ली से इसने अपनी नई राजधानी दौलताबाद की तरफ बसाई थी, जिसका डिस्टेंस दिल्ली से लगभग जो है 2500 किलोमीटर है। एक बार जो है वह पूरे का पूरा बसाया हुआ शहर दिल्ली, और दिल्ली जैसे शहर को उजाड़ करके और इमीडिएट इसने ऑर्डर किया था कि आप सीधे जो है वह साउथ की तरफ रुख करें। पूरा शहर स्टेब्लिश्ड है, वेल मेंटेन है, और उस शहर को उजाड़ करके और सीधे अगर जो आप दूसरे शहर की तरफ अगर जो जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो उसने दूसरा शहर जो है वो बसाया था दौलताबाद। हिस्टोरियन लिखते हैं कि दो ऐसे आदमी थे, एक लंगड़ा था और एक अंधा था, एक लेम पर्सन था और दूसरा ब्लाइंड पर्सन था, उसको भी इसने नहीं छोड़ा। कहा कि ये 2500 किलोमीटर का जो लंबा सफर है उस लंगड़े और उस अंधे को भी कहा था कि तुम भी हिचक करके चलने पर मजबूर हो जाओ, और उन लोगों को भी जो है ले जाने पर मजबूर किया था, लेकिन रास्ते में ये दोनों जो है डेथ कर जाता है। 2 साल तक इसने रहा। 2 साल तक दौलताबाद के बाद फिर जो है वो कहता है कि नहीं, हमको दिल्ली कंट्रोल कर पाना मुश्किल है, इसलिए फिर जो है वो 2 साल के बाद इस दौलताबाद जैसे शहर को उजाड़ करके फिर जो है वो दिल्ली की तरफ रुख करता है। इस तरह से 2-3 इसने ऐसे काम किए थे जिससे कि इंडियन हिस्ट्री में इसको आधा पागल बादशाह की संज्ञा दी जाती है। 1351 ईस्वी में इसकी मौत हो रही है, और 1351 ईस्वी में जब इसकी मौत हुई थी तो हिस्टोरियन लिखते हैं कि इस तरह से एक तूफानी जीवन का अंत हुआ। बादशाह को आवाम से यानी पब्लिक से और पब्लिक को बादशाह से छुटकारा मिला था, इसलिए कि इसका बिल्कुल जो है तूफानी युग था, और तूफानी एक दौर का जो है वो अंत होता है। फिर जो है वह एक दूसरे बादशाह आते हैं जिसका नाम जो है वह फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक, इसका पीरियड जो है 1351 से लेकर के 1388 ईस्वी तक था। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 ईस्वी तक इसने हुकूमत की थी। मोहम्मद बिन तुगलक जूना खां का यह कजन था, याद रखिएगा। कौन था ये? कजन। कजन था यह, चचेरा भाई था। इसने तख्तोताज पर जब बना था, दिल्ली के सिंहासन पर जब बैठा था, तो इसने सबसे पहले ये काम शुरू
किया था कि जो कोई भी जो नॉन मुस्लिम्स जो थे, नॉन मुस्लिम्स, इन लोगों से एक ऐसा टैक्स लेना शुरू किया था जिसको कि हम जिज़िया टैक्स का नाम देते हैं। ये वो टैक्स था जिसने कि नॉन मुस्लिम जो लोग थे उन लोगों को टैक्स जो है वह लेना शुरू किया था, जिज़िया टैक्स, जिज़िया टैक्स। साथ ही इसके जमाने में बंगाल, सिंध इत्यादि के क्षेत्र में जो है वह बहुत बड़े पैमाने पर रेबिलियन का सामना करना पड़ा था। सरेआम वहां के गवर्नर्स ने जो है वह विद्रोह कर दिया था, लेकिन इस विद्रोह को दबाने के लिए इसने बहुत हद तक जो है वह काम किया और कामयाब भी रहा था। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि फिरोज शाह तुगलक का जो पीरियड जो था 1351 से लेकर के 1388 ईस्वी तक, या पूरे सल्तनत पीरियड में जितने जो बादशाह हुए हैं इन तमाम लोगों में यह गोल्डन एज माना जाता है, सुनहरा युग था। बिल्कुल जिसमें जो लोग थे वो सब के सब जो है वह चैन सुकून से थे, प्रॉस्पेरियस थी, प्रॉस्पेरिटी थी उसके राज्य में, खुशहाली थी, सारे लोग ऐसे जो थे वो सब के सब खुशहाल थे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इन सब के बावजूद भी इसने जो है वह जिज़िया टैक्स को लागू करने वाला दिल्ली सल्तनत का ये पहला बादशाह था। साथ ही अपने आप को एडमिनिस्ट्रेशन पर अमीर छाप छोड़ने के लिए और अपना ज्यादा से ज्यादा क्रेज स्थापित करने के लिए उसने उलेमाओं का भी सपोर्ट लिया था। उलेमा किसके मशवरे से ही? उलेमा कौन थे? तो वह धार्मिक इस्लाम धर्म के अनुसार वह धर्म गुरु माने जाते थे, रिलीजियस हेड माने जाते थे, और शिरा के अनुसार यानी इस्लामिक रूल के अनुसार जो कोई भी जो मशवरा वगैरह जो हुआ करता था वह उलेमा लोग जो है वह इसको दिया करते थे, इसको फिरोज शाह तुगलक को। और बाज़ाब्ता इसने अपने सिक्के पर जो इसने सिक्का वगैरह जो चलवाया था इस पर इसने बाज़ाब्ता जो है वह लिखवाया था कि अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह, सुल्तान ईश्वर का छाया है, सुल्तान ईश्वर का प्रतीक है, सुल्तान का विरोध करना ईश्वर का विरोध माना जाएगा, सुल्तान का सपोर्ट करना ईश्वर का सपोर्ट माना जाएगा। नतीजा ये था कि जो कोई भी जो उस वक्त के जो लोग थे वो सब के सब जो है वह इसके खिलाफ आवाज उठाने की जुर्रत नहीं कर पाते थे, किसी ने इतनी हिम्मत नहीं हुआ करती थी कि बादशाह फिरोज शाह तुगलक के अगेंस्ट जो है वह बोल नहीं पाए। और इन सब के बावजूद भी उलेमाओं का इसके शासन में बहुत बड़ा अमीर छाप था, तभी तो इसने जो है वह नॉन मुस्लिमों के साथ जो है इसने जिज़िया टैक्स को लागू कर दिया था। जिज़िया टैक्स क्या था? वह टैक्स जो कि जो है वह नॉन मुस्लिमों से लिया जाने वाला एक टैक्स था। लेकिन फिर भी उसके राज्य में खुशहाली थी, अमन चैन थी, जगह जगह जब उसके राज्य में जब विद्रोह वगैरह जो हुए थे, रेबिलियन की जब जो स्थिति हुई थी, तो इस कंडीशन में उस विद्रोह को इसने दबाने में जो है वह कामयाबी हासिल की थी। नतीजा ये था कि बहुत हद तक अपने राज्य में जो है वह कामयाब रहा। इसके 10 साल के बाद यानी 1398 ईस्वी को 1398 ईस्वी में, क्योंकि अब यह है वो बहुत बड़ा पावरफुल शासक था और इसके बाद जो कोई भी जो शासक जो होते हैं वो सारे के सारे जो है वह कमजोर थे, अयोग्य थे। और इसी के जमाने में 1398 ईस्वी को तिमूर का अटैक होता है। किसका अटैक होता है? तिमूर का अटैक होता है। और तिमूर ने अपने सक्सेसर जिसका नाम खिज्र खां था, खिज्र खां को जो है वह दिल्ली के सल्तनत का जो है वो वारिस बना देता है। और यहां से तब एक ऐसे डायनेस्टी की निर्माण होती है जिसको हम सैयद डायनेस्टी का नाम देते हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोग फिर जो है वह सैयद डायनेस्टी के बारे में बात करेंगे। जब तक के लिए इतना ही, थैंक्स।